हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में लेसन 2 चल रहा है, भारत में राष्ट्रवाद। उसका आज का अगला टॉपिक क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। ये आज का इस लेसन का चौथा टॉपिक, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया? कृषकों ने भाग लिया, कृषकों ने भाग लिया, श्रमिकों ने भाग लिया और जनजातियों ने। तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में क्या भूमिका निभाई उसके बारे में पढ़े थे। तो आज जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं में पढ़ना है, सीमाएं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे कि दलितों की भागीदारी क्या रही, दलितों की क्या भागीदारी रही, मुसलमानों की भागीदारी क्या रही, और इसमें राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपी और तस्वीरों में राष्ट्र कैसा है। तो ये 4 पॉइंट आज पढ़ेंगे इस अध्याय में, इस टॉपिक में। तो ज़्यादा टाइम खर्च न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? दलितों की भागीदारी। देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था वो 1930 ईस्वी में चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। बाद में 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ और आंदोलन को गांधी जी ने क्या किया? वापस ले लिया। तो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं दलितों की भागीदारी। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चालू हुआ था ऐसा नहीं था कि सिर्फ समाज के किसी एक वर्ग ने उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी। समाज के हर वर्ग ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, गरीब हो, अमीर हो, श्रमिक हो, हर वर्ग के लोगों ने उस आंदोलन में, गांधी जी ने जब आंदोलन चलाया तो वो उनके जो आंदोलन थे राष्ट्रवादी आंदोलन थे, यानी कि देश से संबंधित आंदोलन था। हर व्यक्ति ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। तो जैसे सभी जो सामाजिक समूह थे स्वराज्य की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे, ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था, जिसे हम क्या कहते हैं? दलित कहते हैं। तो क्योंकि हर लोगों ने हिस्सा लिया था तो इसी में एक लोग अछूत थे जिसे दलित कहा जाता है। तो वे क्या किए? 1930 ईस्वी में दलितों ने, 1930 ईस्वी में अछूतों ने खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे। जो अछूत लोग थे 1930 ईस्वी से उन्हें क्या कहने, इससे पहले 1930 से पहले वे अछूत कहलाते थे, लेकिन 1930 से वे क्या कहने लगे? अपने आप को उत्पीड़ित और दलित कहने लगे। जो अछूत लोग थे 1930 के बाद से अपने आप को क्या कहने लगे? दलित कहने लगे या उत्पीड़ित कहने लगे। अब कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। कांग्रेस का अपना हित था, वो सिर्फ सवर्णों से डरती थी, रूढ़िवादियों से डरती थी, सनातन पंथियों से डरी हुई थी, इसलिए वो दलितों पे ध्यान नहीं दे रही थी। और दलित भी, क्योंकि दलित भी भारतीय नागरिक थे, भारत का एक अहम हिस्सा थे, तो दलितों के बारे में उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, जो छुआछूत जिसे कहते हैं, को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। महात्मा गांधी ने स्वराज्य का जो सपना देखा था, तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा था कि जब तक छुआछूत को, अस्पृश्यता को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। यानी कि अगर स्वराज्य स्थापित हो भी जाता है तो वह टिकेगा नहीं, वह क्या होगा? वह समाप्त हो जाएगा। स्वराज्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो अछूतों को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अछूत लोग जो हैं वो ईश्वर की संतान हैं। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। आप सभी को मालूम होगा कि दलितों के साथ अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत से संबंधित व्यवहार किया जाता था, जो अछूत इन्हें माना जाता था, इनके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया था। इन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। ये उच्च जाति के लोगों के साथ बैठ नहीं सकते थे, खाना नहीं खा सकते थे, सड़कों का उपयोग नहीं कर सकते थे, तालाबों का उपयोग नहीं कर सकते थे, कुओं पर इनका अधिकार नहीं था। तो बहुत सारी इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, जिसको समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया? आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
अब मैला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचालय साफ करने लगे। कौन? महात्मा गांधी स्वयं शौचालय साफ करने लगे और उन्होंने ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें। यानी कि समाज में जो अस्पृश्यता है, उस समय समाज में क्या था? समाज में अस्पृश्यता एक बहुत ही बुरी बुराई थी, बहुत ही समाज में ये एक बीमारी की तरह थी अस्पृश्यता, जो गरीबों के साथ, छोटे जातियों के साथ ये व्यवहार किया जाता था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया कि ये एक पाप है, इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदायों की समस्याओं का अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे। वे खुद को क्या करना, वे खुद को संगठित करने लगे। दलित नेताओं ने अपने आप को संगठित किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए आवाज़ उठाई कि उनको भी शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि वे गरीब हैं, छुआछूत से संबंधित उनसे बहुत सारी हीन भावनाएं होती हैं, तो उन्हें आरक्षण देने की ज़रूरत है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? आवाज़ उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बात कही, ताकि वहाँ से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। यानी कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो। उन्होंने आवाज़ उठाई कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से केवल दलित ही चुनाव लड़े, ताकि अगर केवल दलित ही जब चुनाव लड़ेगा तो दलित ही जीतेगा और फिर वह अपने समाज का सुधार करेगा, क्योंकि बाकी लोग समाज में दलितों के लिए कोई समाज में काम करने वाला उस समय नहीं था। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफ़ी सीमित थी। महाराष्ट्र में, नागपुर में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी, जहां उनके संगठन काफ़ी मजबूत थे। यानी कि महाराष्ट्र, नागपुर में दलितों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में दलितों की संख्या, यानी कि दलितों ने आंदोलन में हिस्सा उतनी अच्छे से नहीं लिया। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो दलितों के नेता थे, 1930 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 1930 में उन्होंने क्या किया? 1930 ईस्वी में दमित वर्ग एसोसिएशन दमित वर्ग एसोसिएशन में उन्होंने क्या किया? संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफ़ी विवाद भी हुआ। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो महात्मा गांधी से उन्होंने इस तरह का जो निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सवाल पूछा और उससे काफ़ी विवाद भी उनका हुआ था। तो जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली थी तो गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे, क्योंकि उनका जो अम्बेडकर क्या चाहते थे, एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग थी उनकी कि एक अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा, अलग दलित चुना जाएगा, जबकि महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटेन सरकार ने अम्बेडकर की बात मान ली तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। उनका मत क्या था? उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि वह समाज से लगभग अलग ही हो जाएंगे। तो आखिर में क्या हुआ? अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। सितंबर 1932 ईस्वी में अम्बेडकर जी ने क्या किया? गांधी जी की बात मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। इससे क्या हुआ? इससे दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। अब क्या हुआ? इसके बाद दलितों को सीटें मिली विधायी परिषदों में और आरक्षित सीटें मिली। प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में उन्हें क्या मिली? आरक्षित सीटें मिली। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। जो मतदान होता था सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। फिर भी क्या हुआ? फिर भी दलित जो थे आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से ही देखते रहे, क्योंकि
कांग्रेस पे फिर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया। वो आंदोलन, जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन होते थे, वे उसे शंका की दृष्टि से ही देखते थे। उन्हें लगता था कि कांग्रेस उनके हित के बारे में नहीं सोचती, अपने हित के बारे में ही सोचती, इसलिए वे हर आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते रहे। तो ये थे दलितों की भागीदारी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुसलमानों की भागीदारी। देखिए, भारत में मुस्लिम जो कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन थे, वो भी राष्ट्रीय जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके प्रति कोई खास उत्साहित नहीं थे। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो तो एक राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन मुस्लिम लोग इससे क्या थे, खास उत्साहित नहीं थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा महसूस करने लगा। जैसे ही ये आंदोलन, जो खिलाफत असहयोग और खिलाफत आंदोलन था, वो जैसे ही समाप्त हुआ तो मुसलमान और कांग्रेस में क्या कहते हैं, मतलब कि धीरे धीरे अलगाव होने लगा, धीरे धीरे अलग होने लगे। 1920 के दशक में क्या हुआ, 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी थी। यानी कि 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस थी वह हिंदू महासभा, जो एक धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन थी, उसके करीब जाने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमान के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। अब इसी टाइम पे 1920 के बाद से क्या होने लगा, 1920 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगे और जुलूसें निकाली जाने लगी, कभी हिंदुओं के द्वारा और कभी मुसलमानों के द्वारा। अब फिर क्या हुआ, अब धीरे धीरे दोनों में, हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक टकराव स्टार्ट हो गया। दोनों में सांप्रदायिक टकराव होने लगा और दंगे स्टार्ट हो गए। यही दौर है जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे स्टार्ट हो गए थे। फिर हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। अब यहीं से क्या हुआ, हिंदू अपने हित और मुस्लिम अपने हित के बारे में धीरे धीरे सोचने लगे, क्योंकि मुसलमानों को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि जो कांग्रेसी वो एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनता है देश की आज़ादी पे, तो वो सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही, उन्हीं के बारे में ही सोचेगा, उन्हीं से संबंधित फैसले लेगा, उन्हीं के हित के बारे में सोचेगा, मुसलमानों के हित के बारे में नहीं सोचेगा। यहाँ से उनकी भावनाएं बदलने लगी। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर जो कांग्रेस था और मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी 1906 के आसपास, शायद 6 या 10 के आसपास, यानी कि 1910 के दशक में ही हुआ था। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच गठबंधन, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया और 1927 में ऐसा लगा कि अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। यानी कि जो विधानसभा का चुनाव होने वाला था उसमें प्रतिनिधित्व के किसको, मुस्लिमों को कितने प्रतिनिधि, मतलब कितने को चुनाव लड़ने की आज़ादी मिलती है, कितने पे, और कांग्रेस के लोग कितने सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, इसी को लेकर दोनों में क्या था, मतभेद था। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में, मुस्लिम बहुल प्रांत कौन थे उस समय जो मुस्लिम बहुल प्रांत थे वो बंगाल थे और पंजाब, ये दो मुस्लिम बहुल प्रांत थे। तो उनका कहना क्या था, उनका कहना ये था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांत यानी कि बंगाल पंजाब में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। उनका कहना यह था कि अगर जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वो अलग निर्वाचिका की मांग नहीं करेंगे। लेकिन प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा की थी। तो ये जो समझौता दोनों कांग्रेस और मुसलमानों के बीच होने वाला था, इसकी आलोचना की गई किसके द्वारा, इसकी आलोचना M.R. जयकर ने की कि अगर कांग्रेस इस बातों को मान लेती है तो ये अच्छा नहीं होगा।
जिससे इस मुद्दे के समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई और उनके आलोचना करने पे ही क्या हुआ, जो समाधान होने की संभावना थी वो भी क्या हुई, समाप्त हो गई। अब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। जो भारत के बहुत सारे मुस्लिम नेता थे और बुद्धिजीवी थे, वे अल्पसंख्यकों के रूप में, क्योंकि मुसलमान उस समय अल्पसंख्यक उन्हें समझा जाता था, तो उनकी हैसियत को लेकर ये उन्हें चिंता थी। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो न जाए। मतलब कि बहुत सारे जो बहुत सारे मुस्लिम नेता लोग थे, उन्हें यह डर था क्योंकि हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी, मुसलमानों की कम थी, तो ऐसा न हो कि हिंदुओं की संस्कृत के आगे अल्पसंख्यकों यानी ये मुसलमानों की संस्कृत दब न जाए, वह अपनी पहचान न खो दे। तो इसीलिए उन्होंने एक अलग अलग क्या कहते हैं कि अलग निर्वाचिका की मांग की थी कि उनके लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति हो। उनका जैसे दलितों ने जो मांग की थी उसी तरह से इन मुसलमानों ने भी मांग की, और बाद में उन्होंने एक अलग देश की ही मांग करनी शुरू कर दी, पाकिस्तान की मांग करनी शुरू कर दी, जो अंततः भारत और पाकिस्तान के विभाजन के रूप में समाप्त हुआ। तो ये थे मुसलमानों की भागीदारी। मुसलमानों ने भागीदारी ली लेकिन बहुत ही कम निभाई। अब अगला पॉइंट क्या है, राष्ट्रवाद की भावना। देखिए, जब लोग ये मानने लगते हैं कि एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, जब लोग ये मानना चालू कर देते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं, तो कोई बात उन्हें एकता के सूत्र में बांध कर रखती है। यानी कि जब सभी लोग मान लें कि हम एक ही देश के नागरिक हैं, तो क्या होगा, उस समय वो अपने देश, सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे, जाति के बारे में नहीं सोचेंगे या धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचेंगे। तो राष्ट्रवाद की भावना उसी समय पनपेगी। राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है, जब सभी लोग अपने को राष्ट्र का अभिन्न अंग मानते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, देश हित के बारे में जब सोचते हैं, तो उसी समय राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। और स्वाधीनता की लड़ाई ने लोगों में एकता की भावना को जन्म दिया। और एकता की भावना, भारत में राष्ट्रवाद या एकता की भावना स्टार्ट कब हुई, जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई, यानी जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, उस टाइम पे क्या हुआ, एकता की भावना को जन्म दिया गया था। इसके अलावा कई सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो जितने भी कार्यक्रम चलाए, प्रक्रिया थी, सांस्कृतिक प्रक्रिया, उसने भी क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना को यथार्थ करने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना पनपती कब है, राष्ट्रवाद की भावना तभी पनपती है जब देश के जो नागरिक होते हैं वो निजी हित के बारे में न सोचकर देश हित के बारे में सोचते हैं। अपना पराया न देखकर देश के बारे में जब सोचते हैं, तो उसी टाइम पे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। और ये राष्ट्रवाद की भावना भारत में टाइम पे देखा गया, जब कोई विशिष्ट आंदोलन चलाया गया तो राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि मुसलमानों ने या हिंदुओं ने या दलितों ने में राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। सभी इकट्ठे हुए थे, सभी संगठित हुए थे, लेकिन कुछ कमियां रही जिसके कारण उन्हें अलग होना पड़ा। अब अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट क्या है, तस्वीरों में राष्ट्र। देखिए, किसी की भी जो पहचान होती है, किसी की जो पहचान को समानता किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाता है, जिससे लोग राष्ट्र की पहचान कर सकें। मतलब कि जो राष्ट्र की पहचान है, राष्ट्र की पहचान कैसे होगी, राष्ट्र की पहचान को समानता किसी चित्र द्वारा मूर्त रूप दिया जाएगा, जिससे राष्ट्र की पहचान होती है। जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जो चटर्जी थे, उन्होंने 1870 ईस्वी में
बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 ईस्वी में राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा था राष्ट्रगीत वंदे मातरम। तो इसे बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। इस जो वंदे मातरम गीत था उसे कब गाया गया था? बंगाल के स्वदेशी आंदोलन के दौरान। विभिन्न कलाकारों ने भारत माता को अपने तरीके से प्रस्तुत किया। सिर्फ बंकिम चंद्र चटर्जी ही नहीं, बहुत सारे कलाकार रहे हैं, बहुत सारे रचनाकार रहे हैं जिसने अपने देश की, अपने भारत माता को विभिन्न तरीक़ों से प्रस्तुत किया है, चाहे राष्ट्रगीत हो जाए, राष्ट्रगान हो जाए या अन्य अन्य कविताएं लिख के। तो बहुत सारे कवियों ने, रचनाकारों ने, कलाकारों ने भारत माता को अपने तरीके से प्रस्तुत किया है और उनकी हम बहुत सारी कविताओं को, रचनाओं को भी पढ़ते भी हैं और उससे हमारे अंदर भी राष्ट्रीय भावना पनपती है, हमारे अंदर ये राष्ट्रीय भावना उजागर होती है। तो बच्चों, आज जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं थी ये इसमें सिर्फ इतना ही था कि इसमें किसकी किसकी भागीदारी थी। तो इसमें दलितों की भागीदारी थी, मुसलमानों की भागीदारी थी। ये मुख्य जो दो जातियों या धर्मों के लोग थे, इन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया। और क्योंकि इन्हें किसी न किसी टाइम पे जाकर ऐसा लगा कि कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की नीतियों में कुछ कमी इन्हें दिखी और फिर जाके इन्होंने क्या किया, अपने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। अब वो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस है वो निजी हित के बारे में सोचेगी, सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचेगी, सवर्णों के बारे में सोचेगी, उच्च जातियों के बारे में सोचेगी। इसलिए मुसलमानों ने और दलितों ने भी अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी। इन्होंने भी मतलब आंदोलन में तो भाग लिया इन्होंने, लेकिन बाद में अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी। आज इतना ये पढ़ना था। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।